कोई इंसिडेंट कश्मीर में जो आपको अभी तक हॉन्ट करता हो? एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इवन इफ वी लूज पीपल इन बैटल, कंपनी कमांडर मैम बॉडी को एकम्पनी करके गांव तक ले जाएगा एंड वी ऑलवेज मेक श्योर दैट द बॉयज जो भी वी लूज इन बैटल ही इज क्रिमेटेड बैक होम. सो ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन वी लॉस्ट दिस बॉय. और जब हम उसकी सामान समेट रहे थे तो somebody just told me कि he was married around 6 months ago. जब मैंने उसकी डायरी खोली तो उसके अंदर पहले पेज पे ही बड़ा प्रोफेटिक सा शेर लिखा हुआ था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए. एंड कारगिल ही नहीं, हर बैटल में मैम लोगों ने जाके जज्बात के साथ क्रॉल अप करके वो एलएमजी तक उनके हाथ से खींच के छाती में गोली लेते हुए भी उसको ख़त्म किया. तो क्या आपको लगता है कि शायद किसी परमवीर चक्र या किसी अवार्ड या किसी चीज़ के लिए करते हैं? वो 3 चीज़ों के करते हैं. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एनिमी सोल्जर के साथ बिल्कुल आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, उस टाइम पे कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो? You should show to your own men that I'm not afraid of a sniper shot. And to be very frank, ceasefire हुआ ही था. चाहते तो उनमें से कोई एक ठोक भी देता हमें मैम एक गोली, तो कुछ नहीं कर पाते हम. डू यू थिंक कि हम पाकिस्तान से डील करते करते वी आर इग्नोरिंग बिगर थ्रेट्स लाइक चाइना? China is a bigger threat than Pakistan. And more than us, Pakistan always has looked at कि start the drama and wait for the American intervention so that जब American intervention हो we can claim the moral high ground कि मैं तो मार ही देता मगर तुमने रोक लिया. क्या आपको लगता है कि ये न्यूक्लियर पावर्स तो है ही हम लोग, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है या इज इट बीइंग अ रियल थ्रेट नाउ? कैन बी अप्रोच टुवर्ड्स दैट पॉइंट? मुझे नहीं लगता रैशनल पीपल रन द अफेयर्स इन पाकिस्तान. इट्स मोर ऑफ ईगो एंड कंबाइंड विद रिलीजन. जय हिंद और आर्ट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है. आई एम सो प्राउड टू टेल यू, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने 27.5 साल तक फ़ौज में सर्व किया है और हमारी कश्मीर की बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प किया है. इसी के साथ वो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी हैं और उनका पीएचडी है इंडिया चाइना रिलेशंस पे, तो उनको काफ़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल रिलेशंस की. और हमने ऑपरेशन सिंदूर की बातें की, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में बातें की, कैसे चाइना, यूएस, यूनाइटेड नेशंस, G20 जियोपॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इंडिया का क्या स्टैंड है, ये सारे टॉपिक्स पे आज हमने बात की. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक सोल्जर अपनी लाइफ को कैसे बिताता है, किन इमोशनल चैलेंजेस से उनकी फैमिली गो थ्रू करती है. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये एपिसोड को एंड तक देखें. प्लीज़ वेलकम कर्नल सत्यजीत घोषाल. वेलकम टू द शो सर. आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू हैव यू, क्योंकि ये टॉपिक इंडिया पाकिस्तान, इतनी लाइव्स इन्वेस्टेड है इस टॉपिक पे, इतनी एनर्जीज इन्वेस्टेड, एंड इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर. आई वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू मैम. एंड ये बहुत बड़ा ऑनर है एंड आई एम प्रिविलेज कि आपने मुझे वर्दी समझा टू कॉल टू योर शो. Sir, thank you so much. So let me begin by asking you, how would you describe the current situation? क्योंकि civilians के माइंड में बहुत गुस्सा है और मीडिया का नैरेटिव एक है, it is being a certain way. As a veteran, how you view the situation as? मैम इसको इस पहलू से देखें कि इस देश में मैम क्रिकेट, पॉलिटिक्स, शामिल रिलीजन एंड सिनेमा शायद हमारे मासेस को बांध के रखता है. सो अगर मैं आपको एक क्रिकेट की एनालॉजी दूं तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मैम इज नॉट अ T20 मैच, इट्स अ टेस्ट मैच मैम. Exactly. बट लोगों को T20 देखने की आदत हो रखी है. सो जो उत्तेजना और जो रोमांच जो उनको जुड़ा हुआ है मैम, और उन्हें लगता है कि ये मैच हमेशा फेवरेबल होगा या एक सेट दायरे में या डायमेंशन में रन करेगा, तो वैसा नहीं है. सो अगर मैं आपको इसके कुछ आयाम समझाऊं तो इट लुक्स एट इट दिस वे कि मैम किसी भी, हम दोनों नेशंस में, हमारे और पाकिस्तानियों के बीच में बहुत सारे मसले रहे हैं जो हिस्टोरिकल हैं और शायद मैम आने वाले सालों में भी, जब हम ऑलमोस्ट 80 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तक में पहुंच गए हैं एग्जैक्टली, तो अगर आप देखें कि
ये इतनी जल्दी सुलझने भी वाले नहीं हैं और ये नासूर घाव की तरह बहते ही रहेंगे। परंतु ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वॉर से किसको फ़ायदा था, किसको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी और किसके कारण ये हुआ और हम कैसे उसमें शामिल हुए। हम्म, तो अगर आप देखें कि मैम आज़ादी के बाद से जब से पाकिस्तान बना है, एक कहावत है रियल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में कि एवरी कंट्री हैज़ गॉट अ आर्मी एंड पाकिस्तान आर्मी हैज़ गॉट अ कंट्री। सो अगर आप उस नज़रिए से देखें, सो पिछले 70 और दशक उन्होंने ये अपना ये नैरेटिव चला के रखा कि हम हैं तो पाकिस्तान है, और आवाम को उन्होंने हमेशा यही बेचा कि हम जब तक महफूज हैं हम तुम्हें महफूज रखेंगे। बट जब से इमरान खान की पार्टी पावर से निकली और उनको जेल किया गया, सो अगर आप देखें तहरीक-ए इंसाफ उनके सपोर्टर्स ने जिस तरह से पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोर कमांडर के घर पे अटैक किया था, फेमस वन जहाँ स्ट्रॉबेरी और ये सब भी लूट के लोग देखे गए थे और आपने सोशल मीडिया में वो देखा होगा। वो पहला डिफिनेटिव और रिसाउंडिंग स्लैप था पाकिस्तान आर्मी के गाल पे। दे वर शेकन टू द कोर। उसके बाद से मैम पिछले 2 साल में पाकिस्तान को देखिए, फेलिंग इकोनॉमी, एक पपेट प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने हमेशा आर्मी ही बिठाती है, वो डिसाइड करते कौन पावर में आएगा। इमरान को भी वही लाए थे टिल ही बिकेम अनकंफर्टेबल फॉर देम। उसके बाद मैम द प्रेजेंट आर्मी चीफ वो एक मौलाना ज़्यादा है मैम और आर्मी चीफ कम है। हाफिज हैं, फेमस हैं आर्मी में, उनके सर्कल्स में बहुत कम लोग हाफिज हैं। परंतु सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैम कि उनकी भी पॉपुलैरिटी वॉज एन ऑल टाइम लो। बलूचिस्तान में अटैक्स, फाटा में अटैक्स, जिस हिसाब से आज के दिन पाकिस्तान जिस दौर से टर्मोइल से गुजर रहा है, लोग और आम जनता उनकी पाकिस्तान की आर्मी पे भी सवाल उठाने लगे थे। आप अगर कॉमन यूट्यूबर्स को भी देखें, पाकिस्तान में आर्मी को आर्मी के नाम से कोई नहीं बोलता। वो नेता, तंत्री, मंत्री सबको अगर क्रिटिसाइज कर रहे होते, जब आर्मी की बारी आती है उसको हमेशा एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, आर्मी नहीं कहते। आप कभी भी उनके कहीं पे भी नैरेटिव में कॉमन लोगों को बात करते हुए देखेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट ने ये किया, एस्टैब्लिशमेंट ने वो किया, इसका मतलब वो आर्मी से रेफर कर रहे हैं। जब इस आर्मी से, जब देश की जनता को उनकी खुद की आर्मी से मैम अगर खौफ हो, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी परचेज पावर विद रिगार्ड्स टू लोगों के आवाम में दिल में प्यार या जज्बात है या एक फोर्स सा नैरेटिव है। परंतु इन सब के बावजूद जब वो जाफर एक्सप्रेस हुआ, सारी चीजें हुई मैम, तब जो ये मौजूदा सिचुएशन की आई वुड से बीज जो है तब बोई गई थी। बिकॉज इस एंगल से देखें कि पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी पे जब जनता सवाल उठाने लगी तो उनको हमेशा इंडिया से एक वॉर चाहिए होता है। बिकॉज बिटवीन द आर्मी, जिसको लोग अब नजरों से गिरा के सवालिया निशान पे लाके खड़ा किया था, और बनिस्पत इंडिया के, तो आप खुद सोचिए कि बिटवीन इंडिया, जिसको जमाने भर से दुश्मन समझते हैं, और अपनी आर्मी जो उनके आंखों से नीचे गिर रही थी, बिटवीन द टू अब एक नेशनल लेवल क्राइसिस हो, तो किसको वो सपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली अपनी आर्मी को। सो पाकिस्तान आर्मी को और उनके चीफ को खास इस लड़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो ये सारा जो ऑर्केस्ट्रेशन हुआ उसका आपको हिंट तभी मिल सकता है जिस समय उन्होंने बोला कि हम दो कौमी नज़रिया और हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते और कश्मीर हमारी जगलर वेन है। उस समय से अगर हाइंडसाइट इज ऑलवेज इजी दे से, बट अगर आप नज़र फेरें तो देखेंगे कि उनको एक वारदात ऐसी चाहिए थी जो उन्होंने किया, जिससे कि उन्हें पता था कि उस लेवल के वारदात पे इंडिया रिएक्ट करेगा, और जब इंडिया रिएक्ट करेगा और जो लेजिटिमेटली हमारे देश ने किया, तो वो अपना रेटोरिक इस बात पे लाएंगे कि देखो हमारे ऊपर हमारे इतने सालों का जो स्टैंडर्ड जो दुश्मनी का जो नैरेटिव है, उन्होंने हम पे हमला किया है। तो आवाम जनता सब कुछ भूल करके मैम वही क्रिकेट पॉलिटिक्स और आई वुड से सिनेमा की तरह दे विल गो फॉर इट। सो अगर आप देखें कि हम इस नज़रिए को कैसे देखते हैं, जो आपका सवाल था, तो इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि ऑर्केस्ट्रेटेड बाय पाक आर्मी फॉर इट्स ओन रेलेवेंस टू कंटिन्यू टू जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ देयर नेशन. So that is how it was, ma'am, and that's why this happened.
That's taking toll on lives of many people now. यस मैम। हाँ, एंड देखें कि इस तरह के माहौल में मैम जब स्टेक्स इतने हाई हों, हुँ, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने 70 साल लिटरली पाकिस्तान पे रूल किया हो, उसके लिए मैम कुछ जाने और कुछ लोग और लॉट मेनी टॉल ऑन पीपल, हुँ, their own economy, हुँ, their own infrastructure is हुँ, immaterial because the stakes is existence and continued ruling of Pakistan. हुँ, अगर वो बड़ा ऑब्जेक्टिव हो तो ये सब तो उनके लिए छोटी चीजें हैं। बिल्कुल। 100%। और इन सब में जब हमारे सोल्जर्स, इनफैक्ट आप भी जब आर्मी का पार्ट थे और सिक्योर करते थे कश्मीर की बॉर्डर्स को, तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ्स पे क्या इम्पैक्ट आता है? मैम देखिए आवाम हर जगह मैम हुँ, कौन चाहता है 24 घंटे लड़ाई हो। हुँ, वो लोग देखिए नॉर्थ का अगर इंडिया का आप हिस्टोरिकली देखें, हुँ, वो हमेशा इन्वेजन के रूट में ले रहे हैं एंड हाँ, सेंचुरीज से बिल्कुल, हाँ। वही हमारे रूट्स ऑफ इन्वेजन रहे हैं, चाहे मुगल आए या बाद में जो है अब पाकिस्तान के साथ अगर देखा जाए। सो अगर और 3 फेमस ब्रिटिश अफ़गान वॉर्स हुए जब अंग्रेज़ यहाँ थे। हुँ, सो नॉर्थ हैज़ ऑलवेज़ बीन वोलेटाइल बहुत कंपैरेटिवली टू हाँ, साउथ इंडिया। तो अगर नेशनली नैरेटिव से देखिए कि वहाँ के लोग मैम एक उर्दू का वर्ड है बेज़ार, वो मैम उकता चुके हैं इस तरह की लड़ाई और सारी चीज़ों से, बट उनके पास चॉइस नहीं है बिकॉज़ सबसे बड़ी जब 2 नेशंस हुँ, जब इस तरह के मसलों में अटकते हैं मैम आके, और जब एक तरफ से कार्रवाई होती है और दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है, क्रॉस फायर में मैम लोगों का होना नेचुरल है और जस्टिफाइबल नहीं है बट नेचुरल है नेचुरल है। बिकॉज वो बॉर्डर पे रहेंगे ही। रहेंगे, हाँ। जब शेलिंग होगी कब होगी उन्हें नहीं पता, हुँ, और सामने से अगर एक रोग नेशन है जिसके एंटिक्स को आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, हुँ, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हुँ, बट जब होता है तो एज अ नेशन आप रिएक्ट ही कर हुँ, सकते हैं। हुँ, तो मैम आपका सवाल जो है कि विद रिगार्ड्स टू कि लोग कैसे इसको लेते हैं मैम, लोग को अमन चाहिए, किसको नहीं चाहिए कि नौकरी हो, हुँ, अपने माँ पिताजी बीवी बच्चों के साथ हुँ, अमन और सुकून की जिंदगी गुजार सके। हुँ, तो आम कश्मीरी की भी यही इच्छा है मैम। हुँ, परंतु जिस तरह से माहौल रहा है पिछले 30 सालों से, 30 प्लस साल, अगर 1990 से जब से इंसर्जेंसी का आगाज हुआ और बाद में टेररिज्म में बदला, और जो अब आज तक अगर आप हुँ, देखें आर्टिकल 370 हटाने के बाद, आप देखिए कि आवाम खुश थी। आवाम को अगर आप देखें 370 हटने के बाद भी मेजर कोई इश्यूज नहीं था। ओके, हाँ, जिस तरह से डेवलपमेंट का प्रोग्राम प्रेजेंट गवर्नमेंट लेके आई हुँ, 370 हटाने के बाद, और इतने सारे कॉन्क्लेव हुए जम्मू में, और बाकी सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस ने भी बोला कि हम कश्मीर का विकास करेंगे, तो धीरे धीरे हम आवाम को गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्मलसी की तरफ लेके जा रहे थे। और जिस दिन वहाँ नॉर्मलसी हो जाए तो पाकिस्तान आर्मी और उसकी स्टेट का तो मैम दुकान ही बंद हो जाएगा। बंद हो जाए। सो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे अब आवाम भी मैम दुखी, और आई वुड से दे आर टायर्ड ऑफ ऑल दिस हुँ, कॉन्फ्लिक्ट, बट दे हैव नो चॉइस बट टू गेट सक्ड इनटू इट। हुँ। जब आप फ़ौज में थे, आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जब आप कश्मीर को प्रोटेक्ट कर रहे थे? हाँ मैम, मेरे जो मैंने तकरीबन जो है मैम 6 टेन्योर्स गुजारे हैं वैली में, और वैली का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ मैंने नौकरी नहीं की हो हुँ, भारतीय सेना के साथ। सो मैम बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जहाँ आप रियल टाइम उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, ऑपरेशंस में भी, और ऑपरेशंस के दौरान और ऑपरेशंस के पहले और बाद में भी हुँ, जो इंटरेक्शन होता है। हुँ, आप ये देखिए कि एक इंस्टेंस बताएंगे कि कारगिल के वॉर के हुँ, दौरान जो पोस्टों तक एमिनिशन लेके जाना, हुँ, सिर्फ जवानों के सिवाय मैम लोकल पोर्टर्स, धर्म और जात पात इन सब के परे, हुँ, राष्ट्र का स्थान हमेशा लोग कहते हैं धर्म से ऊंचा है, और आर्मी में तो हम हमेशा ये मानते हैं कि हाँ, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, और धर्म का स्थान नहीं है, राष्ट्र का स्थान धर्म से ऊंचा है। हुँ, हमने हमेशा देखा मैम कि जिस भी तरह से हम ऑपरेशंस में रहे, चाहे हमारा खाना लाने से लेकर के एमिनिशन तक पहुंचाने में, और हमारे डिफेंसेस को ऊपर हुँ, 18,000 फुट पे 30 फुट बर्फ के बीच में भी हुँ, बना के महफूज रखने में, उसको
अच्छी ढंग से चलाने में हुँ, इन लोकल्स का भी काफ़ी हाथ रहा मैम। वो पोर्टर्स के तौर पे सारा समर में स्टॉकिंग करते हैं और जब विंटर में हम 6 मंथ्स कट ऑफ होते हैं तो इन्हीं की बदौलत जो चढ़ाई हुई हुँ, जो चीज़ें हैं हुँ, सो वो है मैम। सो ये सारी चीज़ें जब हम मुड़ के देखते हैं हुँ, तो एक फीलिंग आती है मैम कि जो नेशनल नैरेटिव में कुछ भी हो, हुँ, मुझे लगता है कि वहाँ की आवाम भी उसी शिद्दत और उसी दृढ़ता के साथ भारतीय सेना और नेशन के पीछे खड़ी है, जैसे कि देश के किसी भी कोने में आवाम। हुँ, हुँ। जब आप फ़ौज में थे कभी ऐसा कोई इंसिडेंट कश्मीर में जो आपको अभी तक हॉन्ट करता हो? है मैम, जब आप ऑपरेशंस में जाते हैं और जब व्हेन यू लूज़ पीपल इन ऑपरेशंस तो मुझे याद है मैम हम 2002 में मेरी यूनिट उरी में थी, हम लाइन ऑफ कंट्रोल में पोस्टेड थे और एक ऑपरेशन में अ, हमने एक जवान को खोया और उस ऑपरेशन में हमने 4 और आतंकवादियों को जो है मारा और उसके दौरान उस मुठभेड़ में वी लॉस्ट अ बॉय। सो मैम जब उसका सामान समेट रहे होते हैं और जब उसका बक्सा तैयार करते हैं और सारा कुछ लेके जाना होता है, आप देखेंगे भारतीय सेना में एक ड्रिल बहुत अच्छी है मैम और इसी कारण से शायद आज भी इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इसलिए नहीं कि मैं था, अगर आप हमारा स्टेलर रिकॉर्ड देखें एज अ नेशन सो आर्मी हैज़ ऑलवेज डिलीवर्ड। सो उस दौरान अगर आप देखें कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इवन इफ वी लूज पीपल इन बैटल, हुँ, कंपनी कमांडर मैम बॉडी को एकम्पनी करके गांव तक ले जाएगा एंड वी ऑलवेज मेक श्योर दैट द बॉयज जो भी वी लूज इन बैटल ही इज क्रिमेटेड बैक होम। हुँ, सो ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन वी लॉस्ट दिस बॉय और जब हम उसकी सामान समेट रहे थे तो somebody just told me कि he was married around 6 months ago and his wife was carrying she was 3 months pregnant एंड मैंने तब तक बशीर बद्र नहीं पढ़ा था। बशीर बद्र इज़ अ फेमस उर्दू का पोएट, लखनऊ से हैं। सो जब मैंने उसकी डायरी खोली तो उसके अंदर पहले पेज पे ही बड़ा प्रोफेटिक सा, अब हाइंडसाइट में प्रोफेटिक ही हुँ, दिखता है, शेर लिखा हुआ था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने ज़िंदगी की किस गली में शाम हो जाए। अ, एंड कैन यू बिलीव इट कि I had never read Bashir Badr before that, though I always liked poetry, but I had not discovered him. So वो मेरे साथ वो चीज़ रही, वो 2 लाइनें। Then I accompanied his body और जो आप बोलते हैं ना कि जो चीज़ भूली नहीं जा सकती, गाँव वाले कभी नहीं बताते कि टू द लेडी या तो परिवार की आपका बेटा या आपका पति या आपका भाई ख़त्म हो गया है। वो बोलते हैं उसको चोट लगी है। और इनवेरिएबली एज़ अ कंपनी कमांडर आप उसकी बॉडी को ले जाके जब सारे मिलिट्री आई वुड से ऑनर के साथ उसका फ्यूनरल करते हैं तो यू आर द वन हु ब्रेक्स द न्यूज़। हुँ, एंड मैम ज़िंदगी में सारी चीज़ें एक तरफ, बट शायद ज़िंदगी का वो सबसे डिफ़िकल्ट दौर होता है एज़ अ ऑफिसर हु इज़ अकम्पनिंग द बॉडी टू ब्रेक द न्यूज़ टू द वाइफ। और और मुझे आप आज भी पर्सनली करते हैं? एंड यस वो आपका ही ड्यूटी है, गाँव वाले बोलेंगे नहीं हाँ, और आपको बोलना होता है और जिससे कि सबसे टाइम से उस लेडी को उसकी सारी बेनिफिट्स मिल सके, आप सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ साइन कराते हैं एंड शी इज स्ट्रगलिंग विद द न्यूज़ व्हिच यू हैव जस्ट ब्रोकन दैट द हस्बैंड इज नो मोर। मैम उनकी आँख में जो लुक होता है मैम, शायद ऐसा लगे कि वो, अगर शायद आपकी आँखें होती तो आपकी आँखों को वो नोच लेती, बिकॉज़ यू आर द वन हू ब्रोक दैट न्यूज़। And I feel that's the loneliest walk as a leader I have ever done. And I can't forget that. एंड हाउ मेनी टाइम्स हैव यू डन दिस? In my personal journey, out of my 6 tenures, I have done this 4 times. हाँ, And each time I felt so small because uh, army mein, ma'am, we as officers really take this hard because when we lose a boy, even if we have won the battle, even we have killed all the terrorists in the encounter, we personally take it as a failure because we couldn't bring that boy back from the action alive, which heart of hearts we had promised to ourselves, if not to the men. And they also know हुँ, कि साहब हैं तो सब साथ है, बिकॉज इंडियन आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ऑफिसर मैम
अनलाइक अदर आर्मीज, अनलाइक पाक आर्मी, हम्म हम ऑपरेशंस में अपने जवान के साथ साइड बाय साइड होते हैं, लीडिंग देम मोर ऑफन देन नॉट। इसीलिए इंडियन आर्मी में आपको मैम कर्नल रैंक के भी ऑफिसर मरते हुए पाए जाएंगे, जो आप किसी और आर्मी में शहादत को जो है इख्तियार करते हुए आपको किसी और आर्मी में फुल कर्नल रैंक के ऑफिसर्स हार्डली मिलेंगे। चाहे गलवान हो या मैम वैली के कितने किस्से हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि, और आप इन सोशल मीडिया पे देख ही चुके हैं कि जब उनकी कॉफिन आती है और जो नॉट ओनली द वाइफ, even the daughters or the children have saluted them with that same fervor as any soldier would do. ये यूनिक है मैम, दिस इज वाई इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। और ऐसे टाइम में हमारे जो सोल्जर फ्रेंड्स हैं, आप उनको कैसे इमोशनली स्टेबल रखते हैं? मैम लीडरशिप एक ऐसी चीज है ना मैम, जब चिप्स आर डाउन ना मैम, मैन ट्रस्ट द ऑफिसर्स, बिकॉज मैम लेट मी गिव यू अ स्टैटिस्टिक कि फॉर every 10 soldiers that we lose in battle, we lose an officer. Oh. And this is the ratio Americans के लिए, for every 100 odd soldiers that they lose an officer. It's not that they are doing less or we are doing more. The fact of life is Indian Army has got the highest officer to men combat ratio in the world, casualty ratio in the world. और वो इसलिए है कि men के साथ साथ officers in the front. So जो आप बता रहे हैं कि जवानों को कैसे संभालते हैं मैम, ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है मैम जो एक आम लड़के को आई वुड से 34 वीक्स में 19 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग और 15 वीक्स के ट्रेनिंग जो एडवांस ट्रेनिंग में एक रैंक बॉय से मैन में कन्वर्ट करता है। एंड उसके बाद जब आप पलटन में जाके, पलटन की ग्रूमिंग ऐसी है मैम कि हम चीज एक बहुत बड़ी चीज है, और वो आपने कई जगह सुना होगा, उसमें बोलते हैं नाम नमक और निशान। मोस्ट इंडियन आर्मी के यूनिट्स में राष्ट्रीय झंडे नहीं लगे होते, पलटन का झंडा लगा होता है, वो है निशान मैम, जिसके चारों तरफ रैली करके पीपल गो एंड फाइट। एंड लेट मी टेल यू, नो MBA or management school in the world teaches you how to get angry enough to kill and how to get quietened after the kill so that you don't run amok. While you apply force to subjugate oblique defeat the enemy, at the same time you don't carry on it so far that रास्ते में आते हुए किसी भी चीज को आप डैमेज करो। इसी कारण से मैम हमारे ऑपरेशंस में हमारा सबसे ज्यादा कोशिश ये रहता है कि कोलेटरल डैमेज में सबसे से कम नुकसान आसपास के लोगों को हो, और जो टारगेटेड है उसी को हम जो है खत्म कर पाए। मैं पूछ सकती हूँ कि किस टाइप की ट्रेनिंग होती है? इसलिए आपको जस्ट पहले उस आंसर को देते हुए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जवानों को तो मैम जिस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है मैम, मानसिक तौर पे बहुत सुदृढ़ किया जाता है। वो जो लड़का 18 साल की उम्र में ट्रेनिंग में घुसता है मैम, वो आई वुड से 34 हफ्तों बाद वो सेम XYZ राम सिंह, श्याम सिंह या जो भी आप नाम है, वो नहीं रह जाता, वो कुछ और बन जाता है। और इस कारण से हार्डशिप और मुश्किलात, इवन डेथ, जिस तरह से इंडियन सोल्जर्स देखते हैं मैम और मांगते क्या है इन रिटर्न, मैम आई वुड से व्हाई इंडियन सोल्जर्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज उन्हें टेक्नोलॉजी, उन्हें रेबैन, उन्हें कंफर्ट शिप्स, उन्हें AC, उन्हें कुछ नहीं चाहिए मैम, उन्हें सिर्फ गर्म खाना और अच्छी ट्रेनिंग और अफसर का अपना साथ, अच्छी लीडरशिप की जरूरत है, जो कि हमने 400 साल से दिया है। Indian Army is existing for last 400 years, much before the nation existed. We just changed the crown to the crown, British crown to the Ashoka, but we've been existing for last 400 years. So when such a accident happens, when you lose a man in battle, the men look towards you. They look how the officer is, what is he about, is he around us. When they find कि आप साथ हो, they will walk through the gates of hell आपके साथ, because then मैम जब वो अपने गिरे हुए साथी को देखते हैं तो मैम दुख करने का वक्त नहीं होता, वो उस दुख को
एक उत्तेजना और आई वुड से जज्बात और एंगर में और तब्दील करते हैं कि जिसने हमारे साथी को ये किया हम उसकी एग्जिस्टेंस ही अर्थ से मिटा दें। दैट इज वाई मैम एक स्पिटिंग एमएमजी जो आपके ऊपर गोला बरसा रही है, एक आप एक पतली धार टाइप पहाड़ी पे चल रहे हो, ऑक्सीजन 30% कम है हर 7,000 फीट के ऊपर। पूरे इंडिया के जो नॉर्दर्न रीजन्स में वेजिटेशन खत्म हो जाता है। अब 7,000 से 18,000 तक मैम प्रोग्रेसिवली ऑक्सीजन कम होते जाता है। आप अगर झुक के अपने जूते की लेस भी बांधने लगे तो आप हांफने लगेंगे। उसके ऊपर से आपके ऊपर 32 केजी के करीब कॉम्बैट लोड है, उसको लेके आप एक धार पे चल रहे हैं। ऑल दे हैव टू डू इज रोल डाउन अ रॉक एंड शुरुआत के कुछ लड़के वो समेट लेगी और वो पत्थर भी अगर आए उस पर उन्होंने एक मशीन गन लगा रखी है। एंड कारगिल ही नहीं, हर बैटल में मैम लोगों ने जाके जज्बात के साथ क्रॉल अप करके वो एलएमजी तक उनके हाथ से खींच के छाती में गोली लेते हुए भी उसको ख़त्म किया है। तो क्या आपको लगता है कि शायद किसी परमवीर चक्र या किसी अवार्ड या किसी चीज़ के लिए करते हैं? वो 3 चीज़ों के करते हैं, नाम, नमक और निशान। नाम वो फैमिली का नाम जिसको लेके वो रेजिमेंट में आए थे, और जिस दिन रेजिमेंट में ट्रेन सोल्जर के पलटन में पहुंचते तो रेजिमेंट का नाम। सो इसलिए नाम मैम, वो नाम कभी कम ना हो। फिर है नमक, जो सरकार का नमक खाया है, और निशान जिस झंडे के नीचे ओथ लेके जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की जो ओथ उन्होंने ली है, और जल स्थल वायु से देश की गवर्नमेंट हमें कहीं पे भी भेजेगी वहाँ जाके सर्विस करने की जो ओथ उन्होंने कसम परेड के दौरान ली है, ये 3 चीज़ों के जज्बात के कारण मैम वो लड़ता है और हमेशा डिलीवर करता है। और साथ में उसके क्लास लीडरशिप आर्मी ऑफिसर्स का या एयरफोर्स या नेवी, आई मीन द आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स का होता है। सो इस कारण से मैम दे हैव ऑलवेज डिलीवर्ड। सो दुख और मातम करने के बदले इस तरह के माहौल में और स्तब्ध होके बैठ जाने के जो आम आदमी करेगा, ट्रेनिंग और ये 3 चीज और ये जज्बात मैम उनको इतना गुस्सा या एंगर प्रदान करता है कि ऑब्जेक्टिव को लेकर ही जो है वो मानते हैं। और इसीलिए हर लड़ाई पिछले 6 दशकों में जो हमने लड़ी है मैम, उसमें हमने जीत ही हासिल की है। इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद, इतना करेज रखने के बाद, क्या एक सोल्जर को ऐसा लगता है कि सिविलियंस इन टर्म्स ऑफ केयरिंग फॉर देम, इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम रिस्पेक्ट, आर डूइंग जस्टिस टुवर्ड्स देम? यस मैम, मैं आपको एक बात बताऊं मैम, 90 के दशक में जो भी कमीशन हुए आर्मी में, और रादर मैम मैं 87 देखिए 71 के वॉर के बाद देयर वाज अ रिलेटिव पीस इन द कंट्री टिल 87 में मैम और पवन हुआ एंड हम लोगों की फौज जो है जाफना एंड श्रीलंका में उस उन्होंने ऑपरेशंस किए जो आईपीकेएफ के तहत थे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के नीचे जो उन्होंने ऑपरेशंस किए। सो मैं अगर आपको बताऊं पवन के दौरान मैम अगेन वी वे बैक इनटू एक्शन एंड इन अ वे मैम कई लोग ऑप पवन को नेशनली स्ट्रेटेजिकली क्रिटिसाइज करते हैं, बट बिलीव मी मैम उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और ये कहीं मीडिया में आपको नहीं मिलेगा, आई एम सेइंग दिस विद अथॉरिटी, प्रोबेबली इट प्रिपेयर्ड अस फॉर व्हाट लाइड अहेड इन टर्म्स ऑफ कि 1990 में जब कश्मीर की इंसर्जेंसी हुई मैम, इंडियन आर्मी एक द ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड है जिसने सक्सेसफुली 5 इंसर्जेंसियां खत्म की नेशनल विल के तहत। जबकि आप देखें कि अमेरिका फेल्ड इन वियतनाम, फ्रेंच फेल्ड इन वियतनाम फर्स्ट, देन द अमेरिकन्स केम, दे फेल्ड, कोरिया वाज ऑलमोस्ट अ स्टेलमेट, द फ्रेंच लॉस्ट इन अल्जीरिया, ब्रिटेन लॉस्ट इन मलाया। ये वर्ल्ड पावर्स हैं बिल्कुल। एंड उसके बाद आप देखिए कि कंबाइंड जो फोर्सेस हैं अमेरिका के तहत नीचे, उन्होंने ना इराक में सक्सेस पाई मैम, ना अफगानिस्तान में पाई, बिकॉज इंसर्जेंसी या टेररिज्म से जुड़ी हुई चीज़ें मैम लड़ना एक अलग बात है और कन्वेंशनल फौज के कन्वेंशनल ऑपरेशंस करना अलग बात है। और वो तो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस आर्मीज थी जहाँ टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से आरएमए कहलाता है कि रिवॉल्यूशन मिलिट्री अफेयर्स, जब 1991 में गल्फ वॉर में एवॉक्स को यूज़ किया गया तो वो रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स था। उसी प्रकार से
अगर आप देखें कि आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी का समावेश उनकी आर्मीज में है, जहाँ हर जगह हमको मैम पहाड़ चढ़ के 3 घंटे चढ़ करके ऑपरेशंस में आतंकवादियों को घेर करके उस हिली टेरेन में ख़त्म करना पड़ता है ऑपरेशंस में। परंतु मोस्ट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड वो हेली लिफ्ट होते हैं अमेरिकन से नो। हमारे रीजंस हैं स्ट्रेटेजिक, किसी और वक्त अगर हम बात करें कि हम क्यों हेलीकॉप्टर्स नहीं यूज़ करते इन इंसर्टिंग ट्रूप्स इनटू these kind of counter terrorism operations, ओके except for para SF, बाकी सारी जगह कन्वेंशनल इन्फेंट्री जो है ऊपर या राष्ट्रीय राइफल्स जाके ही मैम फिजिकली जो है उनको क्लियर करती है। सो टू कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैंने ये भूमिका या बैकग्राउंड इसलिए आपको दी कि जो है जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ये समझ सके तो मैम ये सब कुछ क्यों कोई करता है। इसलिए कि वो जब ख़त्म हो जाएगा तो उसकी फैमिली को बहुत ज़मीन मिलेगी या परमवीर चक्र मिलेगा। तो एक राजपूताना राइफल्स का जो वॉर क्राई है कि वीर भोग्या वसुंधरा, तो मैम जीवित रहेगा तब तो वसुंधरा को भोगेगा। परंतु पॉइंट इसलिए नहीं है, वो करता इसलिए है कि अ सोल्जर इज मोर बॉदर्ड अबाउट व्हाट लाइज बिहाइंड द आवाम, द देश, उसके खुद के परिजन, the people that he loves, the country that he loves, the religion or whatever he belongs to, the village that he loves, whatever the life that whichever background he comes, yeah, I'm talking irrespective of religion. And fantastic, ma'am, all अगर आप देखें हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई, मैम all faith के लोग जो है आर्म फोर्सेस में को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, ऑल हैव डन देम वेल। सो व्हाटएवर इज डियर टू देयर व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजन, बिकॉज इन टाइम्स ऑफ ट्रबल मैम सोल्जर्स डू रिमेंबर गॉड, बिकॉज उन्हें पता है कि सिर्फ वही उसको डिलीवर करेगा या आपके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में। आप अगर जो है लेफ्टिनेंट विजन थापर का असॉल्ट देखें टू राजरीफ के साथ, व्हाट अ यूनिट एंड व्हाट एन अमेजिंग एक्शन। मैम उस बहती हवा में एक थाली जला के उसके अंदर में मैम माँ भवानी की आरती करके फिर असॉल्ट पे गए। सो मैम एक जिस थाली में और ऊपर मैम उन्होंने चद्दर या वो रेनकोट रखा कि हवा उस दिए को बुझा ना दे। सो मैम इसलिए जो आपको बता रहा हूँ कि रिलीजन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर इन अ सोल्जर्स लाइफ, द विलेजेस, द पीपल आर, सो ही इज मोर बॉदर्ड अबाउट द पीपल बैक होम देन द पीपल फ्रंट। सो बोलता है इनसे तो निपट लेंगे बट निपटना किस लिए, और ऑल दिस आवाम, दिस जनता। सो मैम हम किसी आर्मी के एंगल से अगर बोलूं, ये मेरी व्यक्तिगत व्यू है और मैं जानता हूं कि यही व्यू मोस्ट पीपल विल होल्ड। हम किसी अवार्ड, किसी रिकॉग्निशन या किसी और चीज के लिए नहीं करते, यही आवाम के लिए करते जिसने हमें अनलिमिटेड लव एंड अफेक्शन दिया है। सो देयर इज नो क्वेश्चन कि हम कभी सोचें कि उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। आज आप देखिए कारगिल हुआ, कुछ हुआ मैम, आप देखें अभी जो रिसेंटली हुआ कि चंडीगढ़ में पूछा गया कि सिविल डिफेंस के लिए लोग आएंगे, मैम देयर आर मोर पीपल देयर हु कॉन्ग्रीगेट एट अ प्लेस टू गिव सपोर्ट टू द नेशन, चाहे ब्लड डोनेशन करना हो या आके माल ढोना, कुछ भी करना हो, मतलब जो भी आर्म फोर्सेस से रास्ते में लंगर खोल देना कि सोल्जर्स जो वॉर के लिए जा रहे हैं उसको खाना खिलाना। मैम जब देश की आवाम आपको जो है फिल्म स्टार, क्रिकेटर या जो भी हमारे जो हैं मॉडर्न हीरोज हैं, उनसे ज्यादा लव और अफेक्शन देती है जब भी नेशन में कैलामिटी हो, तो वेयर इज द क्वेश्चन मैम कि हम ये कभी सोचेंगे कि देश की आवाम ने जो है उतना सपोर्ट नहीं दिया जितना देना था। उन्होंने जितना दिया उतना कई आर्मीज को विलिंगली अवेलेबल नहीं है जितना इंडियन आर्मी को प्यार अपने देश के लोगों से मिलता है। ब्यूटीफुल। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप जी। लोगों को रिस्पेक्ट सिर्फ 200% गलत है। और मैं इसलिए आप बात को बोलूंगा कि जिस तरह से मैम आवाम हमेशा उमड़ करके, आज आप देश में जज्बात देखो मैम, शायद वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा खुशी है लोगों को कि जिस प्रकार से हमारे आर्म फोर्सेस ने डिलीवर किया नेशन के ऑब्जेक्टिव को, प्राइम मिनिस्टर के ऑब्जेक्टिव को। आपको नहीं लगता मैम कि इससे ज्यादा लव अफेक्शन लोगों का और इससे ज्यादा मान सम्मान आर्म फोर्सेस से कहीं और हो सकता है?
100%। जी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एनिमी सोल्जर के साथ बिल्कुल आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, उस टाइम पे कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो? कैन यू एक्सप्लेन इट? मैम हाँ मैम, हमने तो जब उरी में थे मैम, तो मैंने तो 2 जगह एलसी पे और 2 जगह हाई एल्टीट्यूड पे और 2 जगह काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस मेरे जो 6 टेन्योर्स हैं उसमें से किया। मैंने अपनी पलटन का कमांड ईस्टर्न लद्दाख में अगेंस्ट द चाइनीज़ किया था। ओके। बट उरी में जब हम लोग थे तो मैम वो 70 फीट दूर थे हुँ, और उनकी जो पोस्ट है, हम पोस्ट कहते हैं, आप हुँ, नॉर्मल भाषा में चौकी कह लें। सो उनके जो पोस्ट था और हमारा जो पोस्ट था मैम, उससे एज़ द क्रो फ्लाइज़ 70 फीट दूर हुँ, था। हुँ, एंड जब तक सी उस समय मैम जब भी कुछ होता था वो हमें जो है मशीन गन्स और जो है लाइट मशीन गन हुँ, सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद मीडियम मशीन गन, इसके हेवी वॉल्यूम ऑफ फायर से वो हमारे पोस्टों को हुँ, सैचुरेट करने की कोशिश करते थे और हमें बदले में सेम उनको ये करते थे। और आपको दिखता था वो हाँ, और मैम नहीं, वो आपको जस्ट फ्लैशेस दिखती थी, फ्लैशेस दिख सक बट वो बाहर नहीं आते थे। हुँ, बट सिंस आपने आईबॉल टू आईबॉल की हुँ, बात कही, तो अ, फिर 2003 में, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, एक सीज़ फायर का दौर आया कि अब जो है हम लाइन ऑफ कंट्रोल को हॉट नहीं करेंगे दोनों आर्मीज़ हुँ, के बीच में। सो जिस दिन वो आया और हमें पता चला तो हमने बोला कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। हुँ, तो अपने तो हम लोग जो पैरापेट होता है जिसके पीछे मतलब 6 फुट से ऊपर का जो है वॉल रॉक से और अच्छा, से बनाया गया होता है, हुँ, सांगर के तौर पे, सांगर कहते हैं उसको। उसको सीमेंट और इस सब से जो है सुदृढ़ किया जाता है कि उनकी गोलियां आए तो हमें नहीं लगे। सिमिलरली वो भी करते हैं। तो पैरापेट इतना चौड़ा होता कि आप खड़े हो सकते हैं। सो मैं और मेरे साथ मेरा आरएमओ था और हम लोग 18,000 फीट पे थे और नॉर्थ झेलम में वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है हुँ, जहाँ आप 6 मंथ्स कट ऑफ रहते हो। हुँ, सो हम उस पैरापेट पे खड़े हुए तो सामने बलूच रेजिमेंट हुँ, थी। आपको पता होता है, उनको भी पता होता है हुँ, ओवरऑल कि आप किस रेजिमेंट से हो और अच्छा, और उन्हें भी पता होता है कि आप किससे हो और हमें भी पता चल जाता है थोड़े दिनों में। बिकॉज़ जब आप उनकी भाषा सुनते हो, पंजाबी वे ऑफ स्पीकिंग एंड बलूची वे ऑफ स्पीकिंग इज़ डिफरेंट। वो थोड़ा-सा हिंदी खींच-खींच के बोलते हैं। सो मतलब यू कैन मेक आउट कि दे आर नॉट एथनिक पंजाबीज़, की पंजाब रेजिमेंट नहीं है, सिंध रेजिमेंट नहीं है उनकी। सो वो बलूचीज़ थे। सो हम खड़े हुए तो हमने बोला अपने कंपनी कमांडर को बुलाओ। तो थोड़ी देर बाद उसके एक जवान ने सर बाहर निकाला, तो बोला कंपनी कमांडर बिज़ी हैं। हुँ, तो हमने बोला नहीं, उनको बाहर बोलो, बात करनी है। तो बोला आप कौन? बोला मैं यहाँ का कंपनी कमांडर। सो हम लोग क्या करते हैं, नेम प्लेट उतार के और रैंक उतार के खड़े होते हैं उस समय। एम ये नहीं दिखाना है कि कौन कमांड कर रहा है। कई बार जूनियर ऑफिसर्स भी पोस्ट पे होते हैं, सो हम नहीं उनको दिखाना चाहते कि एक लेफ्टिनेंट इनएक्सपीरियंस यंगस्टर है। उसमें जज़्बात और सब चीज़ की कमी नहीं है, बट थोड़ी-सी एक्सपीरियंस की कमी होगी। सो हम लोग रैंक्स नहीं डिवल्ज करना चाहते हुँ, आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन में, बिकॉज़ उस समय हम ये दिखाना चाहते हैं और जो वास्तविकता भी है कि वी आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट ऑफ हैंडलिंग व्हाटएवर यू कैन हुँ, थ्रो एट अस। सो इसलिए रैंक खोल के हम लोग खड़े हुँ, हुए। हुँ, सो पहले उसके ऑफिसर ने बहुत सोच करके आधा घंटा बाद, मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, आधा घंटा हम खड़े रहे बिकॉज हम, और मैम आपको मेन भी देख रहे होते हैं। सो यू शुड शो टू योर ओन मेन दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ स्नाइपर शॉट। हुँ, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, सीज फायर हुआ ही था। हाँ, चाहते तो उनमें से कोई एक ठोक भी देता हमें मैम, एक हुँ, गोली, सो कुछ नहीं कर पाते, हम ही बाहर निकले थे। हुँ, बट मोरल एसेंडेंसी एक बहुत बड़ी चीज है मैम, और आपको अपना मोरल करेज हुँ, अपने मेन के सिवाय एनिमी को भी दिखाना होता है कि बिकॉज आई एम ऑन द राइट साइड एंड ऑफ अ राइटियस कॉज, आई हैव गॉट दैट मच ऑफ जज्बात एंड जोश एंड आई वुड से हिम्मत इन मी टू स्टैंड अप। हुँ, सो थोड़ी देर बाद, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बाद, उसके ऑफिसर ने सर निकाल के बोला व्हाट डू यू वांट? सो आई सेड कि वी वांट टू स्पीक टू यू। So there's nothing to speak. You can speak now, whatever you have to say. I said, then I am standing. Don't you think your men are looking at you? You should also come up. ओह! ही सेड दैट I said that because I wanted him to feel that. हुँ, एंड यू And वर नॉट अफ्रेड there was nothing to be afraid, ma'am, because
over the years मैम when you are if you are a master of your craft it's something like this कि मैम जब आप सबसे पहले साइकिल चला रही थी आपको गिरने का डर होता था पर कुछ दिन बाद जब आप बिल्कुल माहिर हो गई और जब आप स्कूटी भी आज चलाती हैं फॉर एग्जांपल आप सोचती भी नहीं आप मन में 2-3 चीजें सोचते हुए भी ट्रैफिक नेविगेट कर लेती हैं तो मैम इतने सालों की ट्रेनिंग इतने सालों का एक्सपीरियंस और इतने सालों की हिस्ट्री विच इज वेइंग ऑन योर शोल्डर्स की वही सेम नाम नमक निशान हाउ कैन यू लेट डाउन सो आपने तो खड़े होके उनको मोरल एसेंडेंसी दिखानी है सो जब दिखाया तो मैम उनको हर बार ऐसे समझाना पड़ता है कि हम तुमसे बेहतर हैं बिकॉज वी आर अ मोरल आर्मी मैं ये ज्ञान देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज वी आर फाइटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉज मैम we have always been good like this and it's not me generations of officers before me and after me are like this only सल्यूट है, स्प्लेंडेड। so ma'am that's the and because you know at that point in time in a remote mountain top you are the visible face you are the external affairs minister you are also the company commander you are the local area commander you are the thing there and he is likewise the same and अगले 1 साल 1.5 साल जो है ढंग से गुजरे जहां उन्हें पता हो कि ये सामने वाले हमसे घबराते नहीं है सो मैम खड़े होके या थोड़ा सा अपने आप को जो है एक्सपोज करके डेंजर से अपने मेन को भी और उनको भी एश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यू मीन बिजनेस एंड यू आर गुड एट इट सो इफ somebody is good at running somebody is good at singing somebody is good at writing ma'am do they feel tensed when they have to do that no na it's natural so if we were good and I was preparing myself all my life to be from class 8th I knew I would be going to National Defence Academy and then 4 years of training then so many tenures do you think ma'am this is what we had built ourselves for so when I stood up and told that gentleman across that why did you come out so he reluctantly came out then he stood and we had seen what a feudal army they are मतलब in the sense कि मैम हम अगर खाना खाएं या कुछ करें प्लेट रख देंगे कोई आके उठा के लेके जाएगा वो खाना खा रहा होता है जब बाद में हमने देखा फिर बर्फ इतनी गिरती थी तो जब धूप अच्छी निकलती थी वे कॉम्बैटिंग द वेदर टुगेदर ये एलसी और इस पे होता है when we are not fighting battle the weather we are fighting each other but when the weather is good that time we forget everything we also come out and हम अपना धूप सेक रहे होते हैं वो भी तो वो खाना खाने बैठेगा 4 जवान उसके आसपास वो प्लेट ऐसे रखने की सोचेगा तो 4 जन उसके हाथ से प्लेट लेने की सोच रहे होंगे दैट इज द लेवल ऑफ आई वुड से feudal I would say dependency of the men on the officers. So then he stood out, he started speaking to us. We spoke about cricket because that's a safe topic to start with. So I told him about कि जो है Shoaib Akhtar is one of the good guys from your team. So he said I don't like Shoaib Akhtar. अच्छा, I वहाँ still पे कोई remember. कॉमन ग्राउंड नहीं आया। So there was no comment. बिल्कुल सही बोला आपने. Or probably even if we would have agreed, he didn't want to. I don't know his motive. But that set the tone right. उसके बाद जो भी हमने किए बहुत सारी चीजें की फिर सीज फायर बीच में उठा भी हमने 50 गज आगे उन्होंने अपने डिफेंसेस बनानी शुरू की सो मैंने बोला कि इसको मत बनाओ तो स्टेटस क्यों वो रहो तो उसने बोला जो करना है कर लो तो मैंने बोला ठीक है जब आज आपने ये बोला है तो मैम हम 50 गज और हमने जो है 70 फीट जो था उसमें से क्योंकि उस पर नीचे जाता था फिर उठता था एज द क्रो फ्लाइज इट वाज 70 फीट ओके बट अप्रोक्सीमेटली 170 मीटर की तरफ था कि अगर नीचे उतरो फिर चढ़ो स्पर पे बट गोली तो हवा का रास्ता लेती तो हम इसीलिए 70 फीट कहते हैं तो हमने जो है क्रीप डाउन करना शुरू किया सो देन ही केम आउट से यू कांट डू दिस आई हैड टोल्ड यू यू डोंट इंप्रूव योर डिफेंसेस एंड यू सेड जो करना है कर लो तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं सो मच सो कि फ्लैग मीटिंग करा के फिर तब तक हम 50 और गज जो है अपने डिफेंसेस और आगे उस पर पे ले जा चुके थे और हमने उस जगह की समीकरण बदल डाली ब्रावो सो आपके हिसाब से ड्रीम इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप क्या हो सकता है इन द ईयर 2047 मैम सबसे पहले तो है कि ये एनाक्रोनिस्टिक क्वेश्चन है कि समय से पहले पूछा गया सवाल परंतु मैं आपको बताऊं अगस्त 2047 तक पाकिस्तान रहा तो बट अगर नहीं
हाँ, अगर रहा, इफ दे आर फॉर्चुनेट इनफ टू स्टे डिस्पाइट द वे जिस तरह से उन्होंने अपने कंट्री को हैंडल किया मैम, यही बहुत बड़ी बात है कि इतने साल वो टिक रह गए, लिए। हाँ, रह गए। परंतु अगर 2047 तक वो रहेंगे तो मैम एक स्टेबल पाकिस्तान, एक इंटरनली कॉन्फिडेंट एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान सबके हित में है। रीजन बताता हूँ मैं। हुँ, रॉबर्ट कैपलान की अगर आप बुक पढ़ें, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, एंड बहुत ज़रूरी है अगर आपके ऑडियंस भी पढ़ें, हुँ, ये बड़ा सेमिनल बुक है मैम, बहुत ज़रूरी है लोगों को। आप किसी भी टॉपिक पे मास्टर तब तक नहीं बन सकते कि जस्ट आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हुँ, पढ़ ली एग्रीड। या न्यूज़ एंकर का वक्तव्य समझ लिया हुँ, या मैम फ्यू यूट्यूबर्स के ब्लॉग्स देखे। हुँ, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ मैम कि उस टॉपिक पे हुँ, रिनोन्ड लोगों हुँ, का वक्तव्य क्या है, हुँ, वो क्या सोचते हैं, व्हाट इज देयर नरेटिव। हुँ, जब आप 10 वर्ड ऐसी किताबें हुँ, पढ़ोगे तो हुँ, आपके दिमाग में एक वॉइस उभरेगी जो आपका वॉइस होगा सिंथेसिस हुँ, द्वारा। हुँ, सो अगर उस नजरिए से देखा जाए हुँ, और क्रिस्टल बॉल ग्लेजिंग की जाए हुँ, तो वाई अ स्टेबल पाकिस्तान, इट्स समथिंग लाइक जो रॉबर्ट कैपलान ने कहा था, कमिंग बैक टू इट, हुँ, यू कांट चूज योर नेबर्स या एंड दे हैव द कैपेसिटी टू कलेक्टिवली ब्रिंग यू डाउन और मेक यू अप। हुँ, अब यूरोप में पिछले 75 सालों में, 80 साल, अभी हुँ, 45 से लेके अब तक 80 साल हो गए, हुँ, एग्जैक्ट 80 इयर्स में मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज के बॉर्डर्स पे, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोप छोड़ दीजिए, कोसोवो वोसो क्राइसिस छोड़ दीजिए, वेस्टर्न यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक भी गोली नहीं चली। हुँ, मोस्ट कंट्रीज में अगर आप सीमलेसली ट्रांजिशन करेंगी, बेल्जियम, फ्रांस, ये सारे जो जर्मनी, हुँ, ये सारी कंट्रीज में आप कब बॉर्डर पार कर गए पता भी नहीं चले। कई जगह तो ऐसे कैफे हैं कि कुर्सी के बीच में से लाइन गुजर रही है। ज़्यादा। फेमस है वो फोटोग्राफ्स की, इस तरफ फ्रांस है, इस तरफ बेल्जियम है, ऐसे हुँ, कई जगह हैं मैम। वहां नहीं चली। नॉर्थ अमेरिका में पिछले 200 साल में कनाडा और यूएस के बीच में एक गोली नहीं चली, तभी वो प्रॉस्पर कर रहे हैं। 100%। यहाँ आप देखिए कि हुँ, हमारे अनफॉर्चुनेटली इंडिया कुडंट चूज द नेबर्स इट हैज गॉट, हुँ, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान और चाइना के साथ है। और आज आप देखें हुँ, कि इनके डायनेमिक्स हुँ, हैव द केपेबिलिटी ऑफ ड्रैगिंग यू डाउन। हुँ, हम कहीं ज्यादा प्रॉस्पर होते, हम कहीं ज्यादा एडवांस होते, आज हम इतने हैं हुँ, और इस खित्ते में हम इनसे बेहतर हैं। हुँ, सो सोच के देखिए कि अगर ये सारे ड्रामे नहीं होते पिछले 80 साल के, हुँ, तो आपको लगता है मैम कि हम कितने और प्रॉस्पर होते। बिल्कुल तो 100%। हमारी प्रॉस्पेरिटी में एक चीज बहुत जरूरी है, अगर पाकिस्तान एग्जिस्ट करे, हुँ, सो वो आपके उस नेबर की तरह कि उसके रोज घर में कलेश हो तो कई बार दीवारें आपकी भी बजेंगी, कई बार उनका और आपका आमना सामना भी रास्ते में, सीढ़ी में, लिफ्ट में भी हो गया तो हुँ, झगड़ा भी हो सकता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है। हुँ, बट अगर उनके घर में शांति है तो मैम जनरली आपके भी आसपास का माहौल शांत रहेगा। हुँ, तो मैं उस नजरिए से बोल रहा हूँ हुँ, कि एक स्टेबल पाकिस्तान मैम हुँ, इंडिया के हित में है। हित में है। और अगर हम ये सोचते हैं कि ये, कई लोग बोलेंगे कि उनका स्टेबल न होना हमारे हित में है, तो मैम वो जब जब अनस्टेबल होते तो वो अपनी हरकतों के द्वारा उनकी मुश्किलातों को हमारे दरवाजे पे लाके डिलीवर करते हैं। बिल्कुल। सो या तो हम ऐसा करें हुँ, कि खत्म ही कर दें कि वो 4 हिस्सों में या 6 हिस्सों में, जितनों भी हिस्सों में बँटना हो और बँट ही जाए, हुँ, या अगर उस रूप में रहे, हुँ, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत की इस सवाल के हुँ, जवाब में कि अगर 47 तक रहा, हुँ, जिस शेप में है आज हम हुँ, पाकिस्तान को हुँ, जानते हैं, तो स्टेबल रहे, तो हम सुखी होंगे। बिल्कुल। एंड विद रिगार्ड्स टू इंडिया, मैम, अ, अमेरिका 200 साल प्लस, हुँ, 1776 से अब तक 225 और साल, रादर 250 और साल में आज यहाँ पहुँचा है। हुँ, हम तो मैम 70 साल में कई मापदंड, कई आयाम, कई डायमेंशंस टू मेजर अ नेशंस, आई वुड से प्रोग्रेस, में 70 साल में ही पहुंच गए मैम। हुँ, सो अगर 70 साल का सफर मैम, डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स हुँ, एसोसिएटेड इश्यूज, हुँ, इतना सकारात्मक रहा, हुँ, तो जस्ट सोचिए मैम कि 22 साल और में हम कहाँ होंगे। बिल्कुल। मून छू ही चुके हैं मैम, हुँ, सन की तरफ हमने प्रोब भेज ही रखा है। हुँ, सो टू सम दिस अप मैम, हम एक इकोनॉमिक पावर हाउस होंगे, हुँ, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होंगे, हुँ,
जिस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए हैं, आप मान के चलें कि लास्ट 30 साल में अमेरिका में कोई नया एयरफील्ड नहीं, एयरपोर्ट नहीं बना है, कोई नया नेशनल हाईवे नहीं बना है, यू कैन गूगल दिस। और आज कंपेयर टू दैट, आज आप इंडिया में ट्रेवल करें, इंडिया के मोस्ट एयरपोर्ट्स एंड जो हमारे सुपर एक्सप्रेसवे या एक्सप्रेसवेज हैं कैन राइवल मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन या mainland American highways and also ma'am their airports. Look at our metros ma'am. Most मैं लंदन गया था, मैं when I was traveling through England, मैंने लंदन ट्यूब का बहुत नाम सुन रखा था। when I went it was a disappointment. आप किसी चीज के बारे में आपकी लाइफ में भी हुआ होगा, किस चीज को आपने बहुत सुन रखा होगा और जब आप जाते हो फिर आपको लगता है अच्छा ये, सो वो वाली फीलिंग आपको इन डेवलप कंट्रीज में आता है। मैं 26 और देश दुनिया के घूम चुका हूँ इस वेस्टर्न कंट्रीज का, तो मुझे आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं मैम, समवेयर डाउन द लाइन हमारी ट्रेजेक्ट्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बिल्ड जिस तरह से चल रही है मैम, और जिस तरह से हम एक सॉफ्ट पावर हैं और हमारा म्यूजिक से लेके हमारा क्विजीन ने दुनिया के हर कोने पे अपनी छाप छोड़ी है, जिस तरह से हमारे इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट के कारण हमारे डायस्पोरा ने दुनिया जहान के कोई एक बड़ी कंपनी का नाम आप गिना लीजिए, उसका सीईओ तक हम बन पाए हैं। सो इन सब मैट्रिक्स को देखते हुए मुझे तो लगता है बस देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज अप। True. That's it, ma'am. And we are traveling that. Absolutely. At the speed of light. Amazing then. Okay, so do you think कि हम पाकिस्तान से डील करते करते we are ignoring bigger threats like China? True, मैम। एक देखिए मैम कि वॉर को मैम, मनी इज द ग्रीस। अगर आप इस ग्लोब को एक घूमती हुई गेंद की तरफ से सोचें तो मनी इज द ग्रीस विच मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। आपको जोक में ही अगर बोलूं कि अगर सपोज ये पैसा नहीं होता ना, ये दुनिया का ग्रीस कब का खत्म होकर पृथ्वी थम गई होती। सो मैम, जब तक इकोनॉमी नहीं होगी, आज हम जो भी कर पाए, आप अगर अपने ही रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को भी देखें, जिस प्रकार से हमारी नेशन ने सही वक्त पे एयर डिफेंस और बाकी सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, उसका आपने वैल्यू देखा ना। आर्म फोर्सेस या आपकी सुरक्षा प्रणाली इज लाइक एन इंश्योरेंस ऑफ योर कार। यू ओनली रिमेम्बर इट व्हेन यू बैंक द कार। तब आपको उस इंश्योरेंस का वैल्यू समझ में आता है। तो जो आप इतना इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्या ये आप कर पाते अगर आप IMF के लोन पे होते? तो बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना विल ऑलवेज बी अ बिगर थ्रेट। और मैं आपको एग्जांपल इस पे देता हूँ क्यों। क्योंकि पाकिस्तान से हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, ना कोई कंपटीशन है 100%। पर चाइना हमेशा चाहेगा कि हम सायमीज ट्विन्स की तरह हाइफनेटेड एट द हिप रहे। जब तक इंडिया को पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व करा के वो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पे रखेगा, तो हमेशा चाइना ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा कि भारत एक रीजनल पावर है जबकि हम वर्ल्ड पावर। ट्रू। अब इस नजरिए से एक एसेंडिंग इंडिया चाइना को कभी भी गवारा नहीं होगा। और किस लिए नहीं होगा कि अगर हमारी लड़ाइयां आगे फ्यूचर में अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो तो हर स्फीयर में हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। और वो कौन से स्फीयर्स हैं? कॉमन मार्केट्स। अफ्रीका सबसे बड़ा मार्केट है डेवलपिंग वर्ल्ड में। ग्लोबल साउथ के हम, इंडिया ट्राइज टू से कि हम जो हैं उनके, वी आर द चैंपियंस ऑफ ग्लोबल साउथ। चाहे क्लाइमेट हो या ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हो या ग्लोबल साउथ के मार्केट्स हो, इंडियन कंपनीज एंड चाइनीज कंपनीज क्या देख रही हैं? सेम मार्केट्स। सो मैम, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसी प्रकार से दो पावर्स एक ही मार्केट में एक दूसरे के साथ जब compete करेंगी तो उनके जियो पॉलिटिको इकोनॉमिक क्लैशेस होना लाजमी है। बिल्कुल। और वो हो रहे हैं। जब से कोविड के बाद से चाइना को जो जिस नजरों से वेस्ट ने देखा और बोला कि हम जब उनसे मैन्युफैक्चरिंग हब्स बाहर लेके आएंगे तो सबसे पहले किस कंट्री का नाम, इंग्लिश स्पीकिंग, डेमोक्रेटिक, विद द एजुकेटेड यूथ, विद द टेक्निकल स्किल सेट्स, सारे वेस्ट के दिमाग में किसका नाम आया? इंडिया। एंड डू यू थिंक चाइना विल बी हैप्पी लेटिंग गो जो उन्होंने 30 साल में इख्तियार किया है? सो इस कारण से मैम, उनमें और हम में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और वो कॉन्फ्लिक्ट शायद गालवान और सब के बाद वो लास्ट रहा हो मिलिटरीली,
उम्मीद करता हूँ, कहा कुछ भी नहीं जा सकता, परंतु अब वो क्या करेंगे कि आपको इन तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टेट एक्टर्स लाइक पाकिस्तान द्वारा आपको पेग डाउन रखेंगे, हाँ। सो दैट कि वो दिखा सके कि हम मैच्योर पावर हैं, waiting to gain our rightful place, wherein India is still at a regional level not been able to overcome its own small issues like Pakistan, like issues with its own neighbor, like Bangladesh, as China is stoking the fire. So instead of a direct military confrontation, अगर आपका गंदा काम कोई और दो नेशन कर पाए तो उसको आपके साथ मिलिटरीली आने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। दुनिया को बेनाइन फेस दिखाता रहेगा। सो इस कारण से अगर आप मेरे से पूछें, हाँ। China is a bigger threat than Pakistan. And is CPEC playing a role in it? Is it being used? Yes, CPEC has to, because China has invested so much into CPEC that शी जिनपिंग की जिंदगी का अस्तित्व एज अ लास्टिंग लेगेसी। मैम, हर लीडर की लाइफ में एक फेज आता है आफ्टर रूलिंग फॉर एनफ अमाउंट ऑफ टाइम दैट उसे लगता है कि मुझे हिस्टोरिकली एक लेगेसी छोड़ के जाना है। माओ से तुंग के केस में जो था, चाइना को कंसोलिडेट करके एक स्टेज पे लाना। शी जिनपिंग चाइना को 5000 साल से जो चाइना की जो थिंकिंग है कि हम सेंटर ऑफ द अर्थ है। व्हाई डू चाइनीज कॉल देमसेल्व्स traditionally the middle kingdom? Not because they were amongst many kingdoms the middle kingdom. They consider themselves in their Chinese psyche the center of earth. That's why they are the middle kingdom. जॉन की को अगर आप पढ़ें, जॉन की हैज एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटीफुली। उसकी ऑन चाइना बोल के जो किताब है, 650 और पन्ने हैं तकरीबन, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, उसमें आप देखेंगे उसने बिल्कुल इनकी साइकी को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। कई किताबें, उनमें से एक मैं आम आपके रीडर्स के लिए और आपके ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा, जहां वो समझाने की कोशिश करता है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल शेम। सो आपसे मैं 1000 साल बैटल करूंगा मगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज इज नेशनल शेम। तो जब तक हालात मेरे मन मुताबिक, मेरे अनुकूल नहीं होंगे, तब तक मैं आपको जो है कॉम्प्रोमाइज टेबल पे नहीं आऊंगा। ये उनकी थिंकिंग है और उनकी पॉलिटिकल सेटअप जिस तरह से कि एक ही पार्टी का सालों साल पिछले 1949 से अब तक का जो अनब्रोकन रूल है, सो दैट गिव्स देम दैट लीवे। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारे पास 5 साल ही होते हैं किसी गवर्नमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव्स इख्तियार करने के। सो बिटवीन देम एंड अस, हमारे को हमेशा हर गवर्नमेंट को लगता है कि चाइना के साथ जो हमारे मुद्दे हैं वो अगर हमारे कार्यकाल में सेटल हो सके तो अच्छा रहे। उनके पास ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। सो वो इस पॉट को बॉयल करते रहेंगे। सो इसलिए अगर आप उम्मीद करते हैं कि चाइना और हम में शांति होगी, तो मैम शांति सतह पे होगी। अंदर से वो जो हमेशा ही उन्होंने कोशिश की है और इस बार भी तो खुल के आगे कि हम पाकिस्तान के सपोर्ट में आपकी जड़ें खोदने की कोई कमी नहीं रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की लाइट में क्या आपको लगता है कि यूएस ने भी पीस मीडिएट करने का फुली ट्राई नहीं किया या थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया? मैम, पीस उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की 2 कारणों से मैम। एक तो है मैम कि मोस्ट वेस्टर्न पावर्स 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहेंगे। ओके। फॉर व्हाटएवर रीजंस, उसकी एक और अलग ही चैप्टर है, बट संक्षेप में अगर मैं बताऊं, वो उनके नैरेटिव को नहीं सूट करता है, खासकर अमेरिका को, बिकॉज वो वर्ल्ड का पुलिसमैन खुद को इख्तियार किए हुए। तो उसे ये लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। इन अ वे अफगानिस्तान आज भी अमेरिका के लिए अनफिनिश्ड एजेंडा है। ईरान बीइंग नेबर टू अफगानिस्तान, बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान की। fag end of the American operations in Afghanistan, Pakistan had absolutely become reluctant to help the Americans, but Americans still understand the geopolitical implication of Pakistan in a future operations with Iran। अगर आप इसको just pure IR के स्टूडेंट के तौर पे देखें, so उसके इंटरेस्ट अलाइव रहें, पाकिस्तान पूरा ही चाइना के जोले में न चला जाए। साथ ही साथ जो है इंडिया के साथ उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्वाड में हम पार्टनर्स हैं, एक डेवलपिंग डेमोक्रेसी है, एक न्यूक्लियर पावर है। सो अगर हम दोनों के बीच में वर्स्ट केस सिनेरियो होने के चांसेस नहीं है, सब्सिक्वेंटली हम डिस्कस कर सकते हैं, परंतु अगर सपोज
हम उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएं, सो उसके पहले ही दे ऑलवेज फील कि वी शुड स्टेप इन. एंड मोर देन अस, पाकिस्तान ऑलवेज हैज लुक्ड एट कि स्टार्ट द ड्रामा एंड वेट फॉर द अमेरिकन इंटरवेंशन, सो दैट जब अमेरिकन इंटरवेंशन हो वी कैन क्लेम द मोरल हाई ग्राउंड कि मैं तो मार ही देता मगर हाँ. तुमने रोक लिया. सेकेंडली मैम, इसको इस एंगल से देखें कि अमेरिका में जिमी कार्टर को नोबेल पीस प्राइज मिला था 78 में, बराक ओबामा को मिला. अगेन जो मैं हिस्टोरिकल लेगेसी, पुतिन भी एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है, शी जिनपिंग की लेगेसी मैंने बताई. एर्दोगान तुर्की में, वो भी एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है. सो डोनाल्ड ट्रम्प कैसे पीछे रह सकते हैं? वो भी चाहते हैं एक लेगेसी छोड़ के जाएं. दो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ब्रू हो रहा था उसको खत्म करा के मोरल हाई ग्राउंड ले सके. और आपने दोनों का कॉन्फिडेंस एंड कृतज्ञता जीती है एक तरह से मीडिएशन के द्वारा. एंड उनके लार्जर एम, इसके बाद तो प्रेसिडेंसी मिलनी नहीं, 2 ही बार मिलनी है. तो उस दौरान अगर नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाए, सो व्हाई नॉट. बट इसको इस लास्टली इस नजरिए से समझने की बहुत जरूरी है मैम कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में जिस तरह से हम डेवलप्ड हैं, जिस तरह से हमारी मिलिट्री माइट एंड कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारी उनसे सुपीरियरिटी है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस द वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स इंडिया टू विन. एनीथिंग शॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री फॉर इंडिया is not victory. For Pakistan, even a draw is a victory. Yeah, exactly. This needs to be understood. So, the American intervention will always come in whenever we go to war with Pakistan. It happened in Kargil. It happened now. So, I'm not surprised. ओके. क्या आपको लगता है कि ये न्यूक्लियर पावर्स तो है ही हम दोनों, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है या इज इट being a real threat now? I mean, can we approach towards that point? No, ma'am. Why so? I'll tell you. And I'm not making a guesswork or a conjecture. मैं आपको उन यार्डस्टिक पे बताना चाहूँगा. न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पहले ही दिन नहीं क्रॉस हो जाता किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में. एंड कॉन्फ्लिक्ट का सबसे पहला डायमेंशन ये समझने की ज़रूरत है कि वाई टू नेशंस गो टू वॉर. जब आपका पॉलिटिकल विल या आपका नेशनल इंटरेस्ट सामने वाला न समझे और ये इम्पेरेटिव हो जाए आपके लिए कि उसके ऊपर आप ये एनफोर्स करा सको, जब आप अपना नेशनल विल किसी नेशन पे इम्पोज करना चाहें, सो और जब डिप्लोमेसी एंड एवरी अदर मेजर फेल्स, देन यू गो टू वॉर. द डे यू गो टू वॉर यू हैव गॉट वेरियस लाइन्स. जैसे कि आप यहाँ कोई भी जर्नी करने निकलती हैं, कोई मैराथन दौड़ने निकलता है तो पूरे 42 किलोमीटर वो एक स्पीड से नहीं दौड़ता. वो हर रनर पे डिपेंड करता है, बट कई रनर्स 5 किलोमीटर की स्ट्रेटेजी बनाते हुए 8 सच स्ट्रेटेजीज बनाते हुए फिनिश लाइन क्रॉस करेगा. सो उसी प्रकार से आपके भी नेशनल एम, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आप चाहते हो कि ये हासिल हुआ तो ये करेंगे, ये हासिल हुआ तो ये करेंगे, ये हासिल हुआ तो ये करेंगे. आप पहले ही दिन जो है आपका ब्रह्मास्त्र, दैट इन दिस केस न्यूक्लियर वेपन, निकाल के सारा चीज जीरो नहीं करोगे. परंतु ये हमारी सोच है. इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया हैज गॉट अ डिक्लेयर्ड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. 100%. पाकिस्तान हैज doesn't have such policy. It may not intend to ever use, but it will always bring in the nuclear rhetoric. ये क्या जब चाहो बोलेंगे दाग दूंगा, गिरा दूंगा, मार दूंगा. वी मे नॉट लिव, यस, अभी जो फेमस था उनका स्टेटमेंट था कि वी मे नॉट लिव बट अदर्स विल ऑल्सो नॉट लिव. ये रीजन क्या है मैम कि वो उन्होंने अपने लिए एक इमेजिनरी रेड लाइन कर रखी है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट एक सीमा से ज्यादा एस्केलेटरी मैट्रिक्स पे ऊपर चढ़ने लगे और इंडियंस डिस्प्रपोर्शनेटली इन अ रियल टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लें, सो हम जो है न्यूक्लियर रेटोरिक को लेके आएंगे. और तब तक वर्ल्ड में यही जो अभी पिछले सवाल पे जो हम बात कर रहे थे
कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स कूद पड़ेंगी और जब कूद पड़ेंगी तो मुझे कभी यूज करना नहीं पड़ेगा, बट वो जिससे कितना जल्दी कूदें इसलिए जो है मैं इस चीज को हमेशा यूटिलाइज और इसको बार बार नाम लेता रहूंगा, जिससे कि लोग सिट अप एंड टेक नोटिस। अब आप मुझे बताएं कि हमने जो है पहले उनके सिर्फ आतंकवादी इलाकों पे वी जस्ट अटैक देयर नॉन टेररिस्ट कैंप एंड वी गेव द प्रूफ बिल्कुल। एंड वी टोल्ड देम ऑफ रैम्प हो जाओ, सो दिस इज जस्ट दैट वी हैव नॉट hit any of your military installations. They retaliated by hitting our military installations. Then we ratcheted up that okay, you will only understand this way. So हमने उनके ऊपर फिर precision strike करके पहले हमने सिर्फ 9 टेररिस्ट इलाकों लोकेशंस पे स्ट्राइक किया था, फिर हमने उनके 13 एयर बेसिस पे किया। अब पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का प्राइड हमेशा उनकी एयरफोर्स रही है। ओके। अगर प्रोफेशनली आकी जाए तो मैम बिटवीन द थ्री ऑफ देयर सर्विसेज देयर एयरफोर्स इज मोस्ट प्रोफेशनल कंपेयर टू द नेवी एंड आर्मी। इन दैट मैट्रिक्स आई वुड से probably their air force is the best, then probably their navy, army तो we know how it is. So what happens is मैम कि जब इस तरह के ड्रामे चलने शुरू होते हैं तो somewhere down the line लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने जब दूसरे या तीसरे 7th को हमने सुबह जो है द नेशन केम टू नो, 8th रिलेटिवली शांत था, 9th एंड 10th की रात। तो मैम 4 ही तो रात हुई थी जिसमें से एक रात तो शांति थी रिलेटिवली 8 को। सो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के कोई भी रेड लाइंस पार हुए ही नहीं थे। बट उन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि उनके अटैक्स को उनके जो टर्किश ड्रोन्स हैं, जो कामिकाजे ड्रोन्स है सेल्फ डिस्ट्रक्ट के ऑब्जेक्टिव पे जाके जो गो एंड डिस्ट्रॉय योरसेल्फ एंड डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्टिव, जैसे हमारे स्काई स्ट्राइकर्स ने जो कमाल का काम किया, उनके those drones failed and our air defense the way it has come up of age, जिस तरह से we shot them out of the sky, so they had not expected कि ये होगा। Secondly, हमारे precision strike on their airfields and specifically the nearest one to Islamabad rattled them. So still I don't think the nuclear threshold was to detect that. Absolutely, and what do they take back to their awam? एक विक्ट्री तो चाहिए, या नोशनल आइडिया ऑफ विक्ट्री तो चाहिए। सो इस कारण से दे वुड और इन्वोक द न्यूक्लियर ट्रम्प कार्ड सो दैट और डीम्ड टू यूज इट और सिग्नल्ड इट, वर्चू सिग्नलिंग जिसे कहते हैं, टू अमेरिकन्स सो दैट द अमेरिकन्स वुड स्टेप इन फास्टर प्रोबेबली। एंड अगर आप उनका ये देखें, पहले उनके शहबाज शरीफ साहब ने जो है पहले अमेरिकन्स को थैंक किया, फिर बाद में व्हेन द चाइनीज गॉट एंग्री देन दे इंक्लूडेड एडिट करके द चाइनीज को भी थैंक यू। सो समवेयर डाउन द लाइन इट वाज अ लॉन्ग स्पीच ऑन एब्सोल्युटली, एंड द चाइनीज स्पेसिफिकली वांटेड टू शोकेस दिस इवेंट। ये जो इतने स्ट्रॉन्ग क्लेम्स आ रहे हैं, बिकॉज चाइना इज 88% ऑफ पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के जो हथियार, एम्यूनिशन, इक्विपमेंट, एयरफोर्स के भी सारा कुछ चाइनीज है। Who has got bigger stake for the world markets? Western jets versus Chinese jets. Chinese are desperate to show that हमारी technology has come of age and you can depend upon them. So J-10 और JF-17 और इस सब की सक्सेस स्टोरीज जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर स्टॉक मार्केट पे भी चेक करें तो 20% उछाल था उनके स्टॉक में, जबकि जिस प्रकार से उन्होंने क्लेम किया कि राफेल के शॉट डाउन है तो तकरीबन 13% राफेल के जो शेयर्स का ड्रॉप डाउन था। मतलब जस्ट आई एम गिविंग यू मैट्रिक्स, वो ज़्यादा भी रहे होंगे बिकॉज जब तक पढ़ी थी तो यही था। सो समवेयर डाउन द लाइन आप ये देखेंगे कि हु बेनिफिट्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो समवेयर डाउन द लाइन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तो पार होने की बात ही नहीं हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट वहां तक करो जहां सस्टेनेबल हो और उसके बियॉन्ड play the card so that the Americans can step in and get us both to quieten down. That's what they aim for. That's what they got. Understood. Now, टेल मी कि पाकिस्तान जो है हिस्टोरिकली वो लीन कर रहा है, अगर हमने डिस्कस किया चाइना पे, गल्फ कंट्रीज पे इक्विपमेंट्स के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए, फॉर एवरीथिंग, और इंडिया लीन करता है, लीन तो नहीं करता है बट देन इंटरवेंशंस आते हैं यूएस से, जापान से, रशिया शायद हमारे सपोर्ट में रहता है। तो ये जियोपॉलिटिक्स क्या चेंज होती हुई नज़र आ रही है अभी के ग्लोबल सिनेरियो में आपको? मैम इस कॉन्फ्लिक्ट के पहले ही आ रखा था। अगर आप देखें कि सऊदी अरेबिया एंड जो द मोरल बीकन एंड द कंपस है इस्लामिक वर्ल्ड का, बिकॉज दे आर द कस्टोडियन ऑफ द इस्लामिक फेथ, द होलिएस्ट लोकेशंस इन इस्लाम आर इन सऊदी अरेबिया, सो दे आर द
ट्रेडिशनली मैम पिछले 70 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से पिछले 80 odd सालों से दे आर द फ्रंट बेयरर्स ऑफ द फेथ एंड जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में इट हैज़ गॉट अ ह्यूज रोल टू प्ले. साथ ही साथ मैम टर्की एंड ईरान try to play and try to beat the Saudis at this game. Because of Ottoman Empire, टर्की के पास एक हिस्टोरिकल लेगेसी है कि हम हैं, हम जो हैं ट्रू इनहेरिटर्स ऑफ द फेथ हैं, बिकॉज जो आज के दिन ये जो मिडल ईस्ट का रीजन है किसी वक्त ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया. सो उन्हें लगता है कि वो उसके हिस्टोरिकल कस्टोडियंस थे. सो इस्लामिक फेथ को लीड करके इस्लामिक नेशंस को ट्रू लीडर लाइक द प्रेडेसेसर लॉन्ग बैक हिस्ट्री में जो कमाल अतातुर्क की तरह जो है, जो उनका लीडर था, जैसे पंडित नेहरू या महात्मा गांधी हमारे यहाँ हैं, उनके केस में जो है जैसे मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए है, माओ से तुंग चाइना के लिए है, उसी प्रकार से उनके लिए कमाल अतातुर्क था. उसी की लीगेसी को एर्दोगान हर एंगल से रिवाइव कराना चाहता है. वो उसकी लास्टिंग लेगेसी की कोशिश रहेगी. सो वो हमेशा पाकिस्तान को हेल्प करता है, करता था, करेगा. वो भूल गए कि जब ऑप दोस्ती के तहत जब उनमें अर्थक्वेक आया था जस्ट 2 साल पहले, इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड. एंड आपने देखा होगा एक लेडी डॉक्टर आर्मी मेजर बिकेम द फेस ऑफ द ऑप दोस्ती इन टर्की. सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन, हम जो जिस प्रकार से नेचुरल डिजास्टर्स में रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है NDRF एंड ऑल के थ्रू, एंड जिस स्पीड के साथ हमारी आर्म फोर्सेस इन सारे जो है डायमेंशंस को देखते हुए डिप्लॉय होती, चाहे बर्मा में अभी था या वहाँ पे है, कहीं पे भी हो अराउंड द वर्ल्ड, वी आर द फर्स्ट वंस टू रिस्पॉन्ड, विच इज़ वेल अप्रिशिएटेड. बट इसके बावजूद चाइना के ट्रेडिशनल एलाइज, सॉरी पाकिस्तान के, आई स्टैंड करेक्टेड, ट्रेडिशनल एलाइज टर्की और चाइना थे, अभी भी हैं. ईरान प्लेज द कार्ड कन्वीनियंटली. कभी वो पाकिस्तान की तरफ होता है, बट जबकि 6 महीने पहले ही उनके एयरक्राफ्ट्स ने जो है पाकिस्तान को बॉम्ब किया था, इन रिटर्न पाकिस्तान ने बॉम्ब किया. बट जब इट केम टू इंडिया, सो ईरान डिसाइडेड टू मीडिएट, टू प्ले द ग्लोबल, बिकॉज ईरान वांट्स अ फुट थ्रू द इंटरनेशनल डोर. एंड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करके कई लोग जो है अपना जो है दुकान चलाना चाहते हैं, जिसको हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से रिजोल्यूटली रिफ्यूट किया कि वी डोंट वांट एनी मीडिएशन. नौ बच्चे सऊदी अरेबिया एंड मिडल ईस्ट की जो UAE एंड ऑल, जिस प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर के पिछले 2 टेन्योर्स के दौरान मैम जिस प्रकार से हमने मिडल ईस्ट को एंगेज किया, टुडे दे आर मोर अ फ्रेंड ऑफ इंडिया देन ऑफ पाकिस्तान. सो अगर आप देखिए इस बार समीकरण बदल गए हैं. सो इफ यू सी, यू विल फाइंड that UAE and Saudi Arabia ended up supporting us. Russia always supported, has supported. Israel always supported, has supported. But the traditional support bank that Pakistan used to look from Saudi Arabia and UAE this time was missing, which is in India's favor, to answer your question. And supposedly escalations or tense ही होते रहते हैं, and Pakistan does not prevent from taking these actions. What would be the role of United Nations or organizations like G20 to maintain or establish peace within the borders? मैम एक तो टू आंसर दिस मैम, यूनाइटेड नेशंस का ओवरऑल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स अ आर्काइक इंस्टीट्यूशन जो 1940 में, वी वर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. इंसिडेंटली हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, बट हम फाउंडिंग मेंबर थे 45 में UN कन्वेंशन को साइन करके. एंड अर्ली 60s में हमें परमानेंट मेंबरशिप का UN सिक्योरिटी काउंसिल में ऑफर भी आया था. चाइना तो किसी एंगल से नहीं हो सकता मैम. वर्ल्ड वॉर 2 में जो एफर्ट अगर देखा जाए, आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई वाज चाइना गिवन, कि भाई जो है ताइवान वाज देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, दो बोला कि राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द लीगेसी, आज अमेरिकन से डिफरेंटली, बट उन्होंने बोला कि ताइवान के बदले मेनलैंड चाइना है. सो दे एंडेड अप गिविंग देम. अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में देखें, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों का अलग अलग टाइम से देखें, 2.4 मिलियन सोल्जर्स वी गेव टू द वॉर एफर्ट. The Eastern Front against the Chinese couldn't have been won without the Indian effort.
The European campaign wouldn't have succeeded in World War II. मॉन्टगोमरी की जो 8th आर्मी है और पैटर्न अमेरिकन्स की 3rd आर्मी, जहां द ब्रिटिश एंटायर वॉर एफर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका, in Italy, and eventual fall of Berlin, and beating the Japanese, जो जनरल स्लिम की 14th आर्मी के तहत, ये तो पूरा इंडियन एफर्ट था. So how is China the rightful inheritor of the Security Council seat? Notwithstanding that, इस बार अगर आप देखें कि अनलाइक पुलवामा, इस बार चाइना ने पाकिस्तान के बेस पे, और पाकिस्तान इज अ टेम्पररी मेंबर जो उनको मिलता है, जो 10 मेंबर्स होते हैं सालाना, उसमें होते हुए उन्होंने वाटर्ड डाउन दो स्टेटमेंट किया. अगर आप यूएन का ये स्टेटमेंट इस बार देखिए जो सिक्योरिटी काउंसिल ने निकाला, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली वाटर डाउन इस हिसाब से किया कि जो है हम कोऑपरेट विद गवर्नमेंट नहीं करेंगे, ऑल एजेंसीज उन्होंने बोला. और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो है वो जो द रेसिस्टेंस फ्रंट का नाम भी हटा दिया गया. तो ये पाकिस्तान के बेस पे. अब आप मुझे बताएं कि वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, डिस्पाइट द रिजोल्यूशंस, कोई ना कोई वीटो करके कोई ना कोई किसी की सपोर्ट में खड़ा ही होता है. सीरिया में आप देख लिए जो हुआ, सारा का सारा, अफगानिस्तान में जो हुआ, कोसोवो में जो हुआ, और अभी जो हुआ. आप देखें इस सारी जगह यूनिलेटरली वन ऑफ द सुपर पावर टेक्स इट्स डिसीजन. रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी यूएनएससी के रिजोल्यूशन के बावजूद द वॉर इज ऑन फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years. So to answer your question, ma'am, UNSC has got very limited role to play in a conflict where both the nations are committed that इस बार आर और पार की लड़ाई हम सॉर्ट आउट करके ही बाहर निकलेंगे. तो पहली बात ये. सेकेंडली मैम, G20 हो, क्वाड हो, ये सब मैम आई वुड से दर्शक दीर्घा में बैठ करके देखने वाले लोग हैं. इनमें से किसी से भी स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन नहीं आया मैम. नहीं आया. That's what अगर आप I'm देखें, sorry to- हाँ. जबकि उनको इंडिया की मदद चाहिए, ग्लोबल साउथ के भी हमें बहुत कम कंट्रीज से हमें बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट आया, जो हमेशा आता है. उसके सिवाय मैम वेस्ट बाय एंड लार्ज हैव बीन इनडिफरेंट टू any terrorist activities in India, and it always tries to play equal for India and Pakistan. Pakistan. And Western media का narrative Which भी आप does देख not लीजिए. mean anything. This very does not often. mean anything. So they have no role to play, ma'am. In this fight, presently, except for our very close allies, we are alone and we need to go alone. 2019 में हमारी जो बालाकोट की स्ट्राइक थी, क्या आपको लगता है कि उसके बाद जो नरेटिव है अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट दीज एक्ट्स, वो स्ट्रांग हुआ है? मैम, अगर वो स्ट्रांग हुआ होता, हमारा तो है, बट क्या पाकिस्तान ने लेसन्स लिए बालाकोट से? जो स्टेट मैम इन स्टेट ऑफ डिनाइल रहेगा, चाहे मैम देखिए, जिसने 47-48 का जो है रजाकर्स के द्वारा इन्वेजन, इनका हमेशा टैक्टिक्स रहा है इर्रेगुलर्स को इन्वॉल्व करना और बाद में इन द वेक ऑफ द इर्रेगुलर्स पाक आर्मी को घुसाना. 47-48 के ऑपरेशंस देख लीजिए जम्मू कश्मीर के. 65 में देख लीजिए ऑफ जिब्राल्टर, इर्रेगुलर्स को भेजना. 71 में इर्रेगुलर्स कम थे, नहीं था ड्रामा, बट कारगिल में पहले बोला कि पहाड़ियों पे इर्रेगुलर्स चढ़े हैं. सो मच सो कि बाद में अपने रेगुलर्स की बॉडीज भी लेने से मना कर दिया, ये आपको भी पता है. सो मैम, पाकिस्तान ने कब सीखा है? वो तो एक स्टेट है विच इज ऑलवेज स्टेड इन ऑलवेज रिमेन इन अ स्टेट ऑफ डिनायल. सो मैम, बालाकोट के बाद उन्होंने कौन सा लेसन लेना था? नहीं लिया. सो उन्होंने नहीं लिया. सो उन्होंने ये किया. इस बार जो है बालाकोट के बदले हमारा रिस्पॉन्स और ज्यादा था. और अब जो न्यू नॉर्मल सेट हुआ है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में ही बोला कि ईच टाइम यू डू एनीथिंग लाइक दिस, वी विल इंक्रीज आवर रिस्पॉन्स इन प्रपोर्शन. सो बालाकोट के बदले इस बार उनके एयरफील्ड्स पे हमने अटैक किया. लास्ट बार तो हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंपों पे अटैक किया था, इस बार उनके मिलिट्री एसेट्स पे किया. अगली बार शायद उनके सिटीज पे करे, आई डू नॉट नो, गॉड फॉरबिड ना हो, बट अगर हो तो अब तो आंसर आ गया ना मैम कि एनी एक्ट ऑफ टेरर ऑन इंडियन सॉइल will be considered as an act of war. So going forward, 71 के बाद कभी हवाई जहाजों ने एयर स्पेस पाकिस्तान के नहीं क्रॉस किए थे. It's always considered an act of war. वो चेंज हो गया, न्यू नॉर्मल हुआ, एयरफोर्स कैन गो अक्रॉस. इस बार not only can एयरफोर्स go across, it has bombed your military targets, 13 of them. The airfields have been decimated. So अगर आप ये देखें, हमारा रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेटली स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है.
बट उनका उससे क्या सिखलाई था, और अगर सीखा होता तो ऐसी हरकत वापस करना और फिर अपने ऊपर वही सेम चीज इनवाइट करना, मुझे नहीं लगता रैशनल पीपल रन द अफेयर्स इन पाकिस्तान. इट्स मोर ऑफ ईगो एंड combined with religion, which is a deadly cocktail. एग्जैक्टली. गॉड फॉरबिड, बट अगर वॉरफेयर होता है तो हाउ मच ऑफ इट वुड बी फिजिकल और कन्वेंशनल वॉरफेयर एंड हाउ मच ऑफ इट वुड बी साइबर वॉरफेयर? Ma'am, cyber is a mainstay, but cyber can never take away the physical aspect of war. ओके. देखिए मैम, साइबर का बहुत बड़ा रोल है. आज के दिन आपने वो देखा होगा कि लास्ट ईयर ओनली, समवेयर अराउंड, आई डोंट रिमेम्बर द मंथ, बट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में वो माइक्रोसॉफ्ट में कुछ ग्लिच था जिसके कारण पूरे एयरलाइंस अराउंड द वर्ल्ड जो है एक दिन के लिए ऑलमोस्ट केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट. नो प्लेन्स वे फ्लाइंग एंड इवेंचुअली उन्हें ऑलमोस्ट 48 आवर्स लगा रिस्टोर करने के लिए. मैम, जब आप आज के दिन नेविगेशन से लेकर के आपके यहाँ घर पे जो बिजली आ रही है, यहीं पे जो बिजली आ रही है, ये सब कुछ जो है कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल्ड ऑपरेशंस हैं. कि आपका नेशनल ग्रिड में पावर कितना जा रहा है, जो आपका एनर्जी इनॉक जिसे कहते हैं, एनर्जी नेशनल ऑपरेशन सेंटर, जो देखता है कि किस टरबाइन से कितना पावर आ रहा है और किस ग्रिड में कितना डालना है, उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर से संचालित हैं. So when all of this are computer run, just imagine how much of a havoc it will be if these are disabled by a cyber attack. हुआ था यूक्रेन में 2015 में, जहां ऑपरेटर्स, उस स्टक्सनेट अटैक था, जहां आप देखेंगे कि ऑपरेटर्स हेल्पलेसली स्क्रीन की तरफ देख रहे थे और एक के बाद एक टरबाइन शट डाउन कर दिया अटैकर्स ने. अब जब टरबाइंस को बिना ठंडा किए सडनली अगर उसको रोक दिया जाए तो वो हीट से खुद ही पिघल जाएंगी. सो आपके टरबाइंस ही जो है, आपका पावर स्टेशन एंड एवरीथिंग विल गो आउट ऑफ ऑपरेशन. सो विदाउट पावर कैन यू चार्ज योर बैटरीज? Without charging your batteries, can you be in communication? Even the armed forces which are in communication with generators and everything else said, battlefield में बैटरी मैनेजमेंट एक आर्ट है. आपकी कम्युनिकेशन से लेके सारी चीजें कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट अगर आपके पास पावर ना हो. I'm just giving one example. आपके रेलवे के जो नेटवर्क्स हैं, जिससे कि दो ट्रेन्स आपस में ट्रैक पे लड़ ना जाएं, they don't meet with an accident. How is it done? Again computerized. If you have a cyber attack on your national infrastructure, अब troop carrying trains हैं, for example, ration रसद एमिनिशन के ट्रेन्स हैं, बिल्कुल. अगर इनके साथ छेड़खानी की जाए, वो अपने गंतव्य पे टाइम से नहीं पहुंच पाए, तो नेशनल वॉर एफर्ट को सपोर्ट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी. इसीलिए मैम, साइबर इज अ मेन स्टे. इट्स अ one of the now principal pillars of warfare, but it's not the pillar. Okay. इसके बावजूद जा करके अपना नेशनल विल इम्पोज करने के लिए 21st सेंचुरी में बूट्स ऑन द ग्राउंड अभी भी जरूरत होंगे. अगर आपको जमीन फॉर एग्जाम्पल इख्तियार करना है जो कि पोस्ट वॉर बार्गेनिंग के तौर पे काम आ सके. और एलओसी के पार आज के दिन जिसने जितनी जमीन हड़प ली और जिस भी दिन ऑपरेशंस करके हड़प लिया, उतनी जमीन जो है आपके हिस्से में आ जाएंगी. सो अगर उस तरह के ऑपरेशंस करने हो तो साइबर के नॉट टेक प्लेस. एंड समटाइम्स रोग स्टेट्स लाइक पाकिस्तान ओनली अंडरस्टैंड व्हेन दे लूज रियल एस्टेट. सो अगर रियल एस्टेट उनका लूज कराया जाए, उसके लिए अगेन आपको बूट्स ऑन ग्राउंड जरूरत पड़ेंगे. सो उनको भेजने के लिए भी हवाई जहाज से लेके ग्लोबल नेविगेशन से लेके चाहे मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी उड़ रहे हों, उनका एक सर्टन ऑल्टीट्यूड होता है और वो फ्री छोड़ा जाता है. बट अगर कमर्शियल एयरलाइंस उड़ रही हैं और उनको अगर सपोज साइबर अटैक द्वारा उसी लेन में ले आए, या दो एयरलाइन के जो हैं एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं वेरियस हाइट्स पे, उनको अगर साइबर अटैक के द्वारा एटीसी के द्वारा सिमिलर हाइट पे ला दिया जाए, तो यू हैव कैटास्ट्रोफी. सो इसलिए साइबर वॉरफेयर इज part and parcel of modern warfare, but it has not replaced, I would say, kinetic options. Okay.
बट इन केस इंडिया पे साइबर वॉरफेयर होता है तो आर वी एज अ नेशन इक्विप्ड इनफ टू प्रोटेक्ट आर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने बोला एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर आप अभी जस्ट आपके ऑडियंस से मैं गुजारिश करूंगा कि वो गूगल कर सकते हैं, एक आर्टिकल आ रखा है जहां पाकिस्तान ने तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 24,000 अटैक्स इन दिनों किए और उसमें से क्या सक्सेस रेशियो था। सो ये साइबर अटैक्स साइबर अटैक्स का 24,000। 24,000 इफ माय माइंड सर्व्स मी राइट। आप अगर देखेंगे तो उन्होंने उस पे पूरा आर्टिकल है कि कितने अटैक्स किए थे और उसके सक्सेस परसेंटेज क्या था। सो द वेरी फैक्ट दैट आपका इस बात को समझते हुए हर नेशन में आज के दिन मैम यू वुड हैव heard of a terminology called CERT, सेंटर फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स का जो है ये आपका जो ये है, ये नेशनल ग्रिड में नेशन के सारे एसेट्स और सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दिस इज जस्ट वन, तीनों आर्म फोर्सेस, सिविल एजेंसीज, जो हमारे नेशनल एजेंसीज हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, हर ऑर्गेनाइजेशन में उसकी खुद की साइबर वॉरफेयर से डील करने वाली आर्म है। एंड इसी कारण से मैम जनरली आज के दिन सिस्टम्स इतने रोबस्ट हो गए हैं। और फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि 2000 समवेयर अराउंड 2012 या 14 में जब IBM को लेनोवो ने खरीद लिया था, लेनोवो बीइंग अ चाइनीज कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल पास किया और आर्म फोर्सेस में तो बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स था कि हम लेनोवो के लैपटॉप नहीं यूज करेंगे, बिकॉज उसके अंदर जो एम्बेडेड हार्डवेयर है वो आपके साथ क्या है वर्क करेगा और क्या जब भी आप नेट पे होगे क्या पीछे भेज रहा होगा, यू डू नॉट नो। आज चाइनीज जो कंपनीज हैं जो CCTV बनाती है, वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट कंपनीज चाइना के पास है। और आप वेब पे ही आर्टिकल है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने उन CCTVs के मदद से वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्विलेंस ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड रन किया, राइट फ्रॉम योर बेडरूम टू अ बोर्ड रूम। सो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। सो सबके पास काबिलियत है, उस काबिलियत को थ्वॉट कैसे करना है, उसको ब्लंट कैसे करना है, वो आपको आके हार्म कैसे ना करे, इस सब के लिए हमारे पास भी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नहीं तो कभी कभी आप पढ़ते हो पाकिस्तानी हैकर्स ने ये वाला वेबसाइट या एम्स का वेबसाइट हैक कर लिया था और उसको जो है उसके ऊपर ऑफेंसिव मैसेजेस लिखे थे एंड ऑल। कई बार वो सक्सेसफुल होते हैं, बट वेबसाइट को हैक करके मैसेजेस करने के सिवाय आज तक उनकी काबिलियत इस लेवल की नहीं है कि दे कैन गेट द कंट्री पैरालाइज्ड। For that are and any which way ma'am, in IT also India is a much bigger power than Pakistan. Amazing. जी। Yeah, I am getting so involved in this conversation, but unfortunately we'll have to end it up. तो last question मेरा आपके लिए कि hypothetically आपके सामने एक पाकिस्तानी सोल्जर है और एक हिंदुस्तानी फौजी है, दोनों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैम हिंदुस्तानी सोल्जर के लिए आसान है मेरे को मैसेज देना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस सिस्टम एंड सेकेंडली मैं जानता हूँ वो कानून का बंदा है। सो मैम ही इज फाइटिंग अ लेजिट एंड अ जस्ट वॉर whenever he fights a war, and उससे पता है कि हम आई वुड से इलेक्टेड एक डेमोक्रेटिक नेशन में आर्म फोर्सेस की जगह कहाँ है, एंड वो नेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बहुत क्लियर है। और उसका up the channel right from the frontline soldier on the line of control to the highest headquarter in this country at the army level or air force or naval level or any of these level, they are instrument of the government and they are very very clear about what they have to deliver. So उनके लिए एक ही मैसेज है, you're doing a great job, continue doing the same, the nation depends on you and we are proud of you. So that's the message for them. We are proud. And for the Pakistani soldier, I would only just say कि you can never win a war against any nation, leave alone India. वो अफगानिस्तान से भी ठुक रहे हैं, वो बलूच लिबरेशन आर्मी से भी ठुक रहे हैं, बिकॉज जब तक आपके नेशनल साइकी, आपका कॉन्डक्ट एथिकल और अंडर द वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं होगा, आप मोरली वो स्थान से इख्तियार नहीं कर पाएंगे कि आप कभी जीत पाए। सो मैसेज यही रहेगा कि आपकी लीडरशिप से आप ये गुहार लगा सकते हैं, आप अपनी लीडरशिप को बता सकते हैं कि वी वांट फर्स्ट बेटर लीडरशिप
And secondly, most importantly, we would love to serve in a democratic setup where armed forces and everybody else will get their right and they will get consequent izzat instead of forcing the izzat out of their citizens. True, so true. And ma'am, to sum this up, Faiz Ahmad Faiz said this कि नेशन की मतलब नेशन के एंगल से ही नहीं, अगर मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ टू लाइनर विद विच आई क्लोज दिस, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि हम जो भी एफर्ट कर रहे हैं यही वक्त है मैम, हम जिस तरह से अपनी नेशनल बिल्डिंग पे लगे हैं इंडिया के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इसको बहुत सही ढंग से जिस हिसाब से चलाते हुए आ रहे हैं उसमें स्पीड और इम्पेटस करें, बिकॉज आज आपका 45% ऑफ पॉपुलेशन इज इन दैट स्वीट स्पॉट ऑफ 18 to 40 एंड ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक बेनिफिट है. 10 साल बाद ये बेनिफिट नहीं रहेगा, सो वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड एज समबडी सेड कि तकाजा है वक्त का कि तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे. सो आवर टाइम हैज कम, आवर टाइम इज नॉट देयर टू वॉक ऑन द शोर्स. सो अब हम किनारे चलने से हट करके मैम मेन स्ट्रीम में जुड़ चुके हैं. सो आगे आपको अच्छी ही खबरें मिलेंगी. Wow, thank you so much. That was a beautiful conversation. I am grateful ma'am, you gave me opportunity to come and speak to you. Thank you so Thanks. much. I will love to have you back with some other topic Regards. someday. जी.